हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग इन्वायरमेंट के बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे। और उसके लिए बुक जो है आप शंकर IAS वाली बुक को प्रेफर कर सकते हैं, या तो आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। आप केवल इसी नोट से पढ़ के कर सकते हैं कवर पूरा, क्योंकि इसमें सारा कम्प्रिहेंसिवली कवर कराया जाएगा आपको शुरू से और अंत तक। और पूरा आपको जो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी आपको लास्ट में कराए जाएंगे जब चैप्टर का एंड होगा। तो आइए सबसे पहले में हम लोग इसके कुछ बेसिक्स के बारे में जानते हैं, कुछ डिफिनीशन जो टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में जानते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग को ये जानना है कि जो लिविंग थिंग्स है अर्थ पे, वो बहुत ही ज़्यादा कम्प्लेक्स है। उसको जो है वेरियस लेवल्स में डिवाइड किए गए हैं, वेरियस लेवल्स में डिवाइड किए गए हैं उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, क्योंकि इतना ज़्यादा वो कॉम्प्लेक्स है कि उसे अंडरस्टैंड करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। इसलिए बायोलॉजिस्ट जो लोग हैं उन्होंने इसे वेरियस लेवल में डिवाइड कर दिया गया। जैसे ऑर्गेनल्स हैं, सबसे पहले में उन्होंने बोला ऑर्गेनल्स है। ऑर्गेनल्स से बहुत सारे सेल्स बनते हैं, सेल से फिर टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से फिर बहुत सारे टिश्यू मिलकर के एक ऑर्गन बनाते हैं, बहुत सारे ऑर्गन मिलकर के एक ऑर्गन सिस्टम बनाता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर के एक इंडिविजुअल बनाता है, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बनाता है, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बनाता है। उसके बाद बहुत सारे इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जहाँ पे एक जगह रहते हैं उसे पॉपुलेशन बोलते हैं। अब बहुत सारे पॉपुलेशन जहाँ पे एक साथ रहते हैं उसे कम्युनिटी बोलते हैं। और जब कम्युनिटी आपस में इंटरेक्ट करती है तो उसे इकोसिस्टम बोलते हैं। जहाँ पे बहुत सारे इकोसिस्टम एक साथ होते हैं तो उसे बायोम बोलते हैं। और फाइनली जहाँ पे बहुत सारे बायोम एक जगह होंगे उसे बायोस्फीयर बोलेंगे। तो हम इसे कंपेयर करने के लिए हम एक बिल्डिंग का एग्जांपल ले सकते हैं कि एक बिल्डिंग है, उसे अंडरस्टैंड करने के लिए हम इसे क्या करेंगे, वेरियस लेवल में तोड़ देंगे। जैसे सबसे पहले सैंड या सॉइल, इससे क्या बनेगा, ब्रिक बनेगा। ब्रिक से फिर आप क्या करोगे, वॉल बनाओगे इसका, और वॉल के ऊपर फिर क्या होगा, रूफ होगी, और रूफ से फिर क्या बनेगी, एक बिल्डिंग बनेगी। अब बिल्डिंग से फिर क्या होगा, जहाँ बहुत सारे बिल्डिंग एक साथ रहेंगे उसे एक कॉलोनी बोलेंगे। इसी तरह से यहाँ पे भी किया गया है, लेवल्स में डिवाइड किया गया है कि ऑर्गेनल से सेल बना, सेल से बहुत सारे सेल्स मिलकर के टिश्यू बनाएंगे, और टिश्यू से फिर ऑर्गन बनेंगे। ऑर्गन जैसे हो गया आपका लीवर हो गया, किडनी हो गया, एटसेट्रा, ये सब ऑर्गन्स हैं। अब बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर के एक ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, जैसे रिस्पायरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग ये ऑर्गन सिस्टम को समझने से पहले हम लोग ये जान सकते हैं कि सिस्टम पहले होता क्या है। तो सिस्टम ए सेट ऑफ थिंग्स होता है, ए सेट ऑफ थिंग्स which work together to perform a certain task. इसे सिस्टम बोलेंगे। उसी तरह से ऑर्गन सिस्टम है, तो ऑर्गन सिस्टम क्या हो जाएगा कि बहुत सारे ऑर्गन्स मिल करके एक क्या करेगा, एक सर्टेन टास्क को परफॉर्म करेगा। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम का एग्जांपल ले सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, अब डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर बहुत सारे यानी ऑर्गन्स रहेंगे, और वो मिलकर के क्या करेगा, डाइजेशन का काम परफॉर्म करेगा, डाइजेशन का वर्क परफॉर्म करेगा। तो इसे क्या बोलेंगे, एक ऑर्गन सिस्टम है। उसी तरह से रिस्पायरेटरी सिस्टम हो गया। रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या करेगा कि रिस्पायरेशन का काम परफॉर्म करेगा, रिस्पायरेशन का काम परफॉर्म करेगा, इसलिए इसको भी क्या बोलेंगे हम लोग, ऑर्गन सिस्टम बोलेंगे। अब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर के फिर क्या करेगा, एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को बनाता है। जैसे ह्यूमन हो गया, डॉग हो गया, फिर हॉर्स हो गया, एटसेट्रा। उसी तरह से बहुत सारे इंडिविजुअल सेम स्पीसीज का एक ग्रुप को बोलेंगे पॉपुलेशन। जैसे ह्यूमन का पॉपुलेशन हो गया, जहाँ पे बहुत सारे ह्यूमन रहेंगे। फिर उसी तरह से डॉग का पॉपुलेशन हो गया। तो हम लोग अभी समझे थे पॉपुलेशन क्या होता है। अब पॉपुलेशन, बहुत सारे पॉपुलेशन एक जगह पे रहते हैं। जैसे ह्यूमन का पॉपुलेशन हो गया, अब ह्यूमन अकेला तो नहीं रहेगा,
आसपास में कुत्ते रहते हैं, कुत्ते का पॉपुलेशन होंगे, डॉग का पॉपुलेशन होगा, कुछ काऊ का पॉपुलेशन होगा, कुछ मच्छर का पॉपुलेशन भी होगा, मॉस्किटो का पॉपुलेशन होगा। तो ये पूरे पॉपुलेशन का एक ग्रुप को बोलते हैं कम्युनिटी, कम्युनिटी बोलते हैं, कम्युनिटी। अब ये कम्युनिटी जो है ये क्या करेगा, आपस में इंटरेक्ट करेगा। जैसे मच्छर क्या करेगा, ह्यूमन को काट लेगा, ह्यूमन क्या करेगा, ह्यूमन उसे मार देगा। फिर उसी तरह से डॉग है, डॉग को आप रोटी खिलाओगे तो डॉग क्या करेगा, आपको प्रोटेक्ट करेगा, आपके घर को प्रोटेक्ट करेगा। फिर उसी तरह से गाय को आप खिलाओगे तो गाय बदले में दूध देगी, गोबर देगी। हाँ, तो ये आपस में क्या कर रहे हैं, ये सारे पॉपुलेशन आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, यानी यहाँ पे केवल लिविंग बीइंग इंटरेक्ट कर रहा है आपस में। तो इसे तो अभी कम्युनिटी बोलेंगे कि जहाँ पे सारे पॉपुलेशन, बहुत सारे पॉपुलेशन एक साथ रहेंगे तो उसे बोलेंगे कम्युनिटी, और ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं। और उसके बाद केवल ये बायोटिक थिंग्स के ही साथ केवल ये इंटरेक्ट नहीं करेंगे, नॉन बायोटिक अबायोटिक थिंग्स के साथ भी ये इंटरेक्ट करेगा। जैसे कि आप एयर के साथ इंटरेक्ट करेगा, लाइट के साथ इंटरेक्ट करेंगे, वाटर के साथ इंटरेक्ट करेंगे, क्योंकि ना तो ह्यूमन, ना तो डॉग, ना तो मॉस्किटो, कोई भी बिना एयर के ज़िंदा नहीं रह सकता है। उसी तरह से लाइट का ज़रूरत है, जैसे प्लांट है, प्लांट को लाइट की ज़रूरत है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, वाटर का ज़रूरत है, इसके बिना नहीं रह सकता है। तो ये क्या कर रहा है, आपस में इंटरेक्ट कर रहा है। तो क्या हुआ कि एक कम्युनिटी क्या कर रही है, आपस में इंटरेक्ट कर रही है, एक कम्युनिटी क्या कर रही है, आपस में इंटरेक्ट कर रही है, और बायोटिक फैक्टर के साथ भी वो इंटरेक्ट कर रही है। तो इसी इंटरेक्शन को वो क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। तो ये पूरा अगर आप मिला लो तो इसे आप इकोसिस्टम बोलेंगे। तो ये जो लिविंग थिंग्स है वो आपस में इंटरेक्ट करेगी, और क्या, एबायोटिक कंपोनेंट के साथ में इंटरेक्ट करेगी। तो जो ये इंटरेक्शन है इसी को क्या बोलेंगे, इकोसिस्टम बोलेंगे। ये जो इंटरेक्शन हो रहा है उसका स्टडी को, जो इंटरेक्शन हो रहा है, इंटरेक्शन के स्टडी को हम लोग इकोलॉजी बोलेंगे, स्टडी को इकोलॉजी बोलेंगे। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब हम लोग को समझना है कि इन्वायरमेंट क्या होती है। तो अब हम लोग सबसे पहले इन्वायरमेंट के डिफिनेशन के बारे में जानेंगे कि इन्वायरमेंट जो भी आपके आसपास है, जो भी आपको अफेक्ट करता है, चाहे वो सॉइल हो गया हो, या एयर हो गया, या वाटर हो गया, जो भी आपको इफेक्ट करता है आसपास का, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, जो भी आपको इफेक्ट करता है और जो भी आसपास है आपके अराउंड चारों ओर, उसे ही इन्वायरमेंट बोलते हैं। अगर आप इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अकॉर्डिंग देखें तो इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि फिजिकल और बायोटिक कंपोनेंट और उसका इंटरेक्शन विथ ईच अदर, उसी को बोलते हैं इन्वायरमेंट। तो अगर आपको मेंस में आंसर लिखना है तो ये यहाँ आंसर लिखना है कि अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इन्वायरमेंट इंक्लूड्स फिजिकल या ए बायोटिक कंपोनेंट एंड देयर इंटरेक्शन विथ ईच अदर, दैट इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। अब जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वायरस से लेकर के मैन हो, चाहे कोरोना वायरस हो, सारे के सारे डिपेंडेंट है एक दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर और इन्वायरमेंट के ऊपर, चाहे वो फूड के लिए हो या एनर्जी के लिए हो, वाटर के लिए हो, ऑक्सीजन के लिए हो, शेल्टर के लिए या रिप्रोडक्शन के लिए हो, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अब हम लोग इकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। तो इकोलॉजी दो वर्ड से मिलकर के बना है, एक ओक्योज जिसका मीन्स होता है होम और प्लेसेस टू लिव, एंड लोगोज मीन्स होता है स्टडी करना। इसका लिटरल मीनिंग ये हो गया कि होम ऑफ द नेचर को स्टडी करना, जो नेचर का जो होम है उसे स्टडी करना, उसे ही बोलते हैं इकोलॉजी। अगर जनरल डिफिनीशन देखें इसका, तो इकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का रिलेशनशिप किसके साथ, ए बायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट ऑफ देयर इन्वायरमेंट, उसे बोलते हैं इकोलॉजी। और जो ये इंट्रैक्शन है उसे क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। अब इन्वायरमेंट के कंपोनेंट के बारे में देखेंगे। तो इन्वायरमेंट का कंपोनेंट दो होता है, एक बायोटिक कंपोनेंट होता है, एक एबायोटिक कंपोनेंट होता है। तो एबायोटिक कंपोनेंट में कौन कौन सा आएगा, तो एनर्जी आ गया, रेडिएशन, टेम्परेचर एंड हीट फ्लो, वाटर, एटमॉस्फेरिक गैसेस एंड विंड, फायर, ग्रेविटी, टोपोग्राफी, सॉइल और जियोलॉजिक सबस्ट्रेटम। हाँ, अब बायोटिक कंपोनेंट में कौन कौन से आएंगे, ग्रीन प्लांट आएंगे, नॉन ग्रीन प्लांट आएंगे, डिकम्पोजर्स आएंगे, पैरासाइट्स आएंगे, सिम्बायोन्ट्स आएंगे, एनिमल्स आएंगे और मेन आएंगे। ये सब सारे के सारे बायोटिक कंपोनेंट में आएंगे और ये सब सारे एबायोटिक कंपोनेंट में आएंगे। ये सब कंपोनेंट हैं इन्वायरमेंट के। और
ये हम लोगों ने देख लिया कि वेरियस लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें है ऑर्गेनेल्स, सेल, टिश्यू, ऑर्गन्स, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम्स एंड लास्ट बायोस्फीयर। लेकिन अगर हम इकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करें तो इकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करेंगे तो केवल ये लेवल को इंक्लूड किया गया है, इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम एंड बायोस्फीयर को केवल इंक्लूड किया गया है। फिर हम लोगों ने पॉपुलेशन के बारे में भी देख लिया था कि पॉपुलेशन इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म यूजुअली ऑफ सेम स्पेसी, मेनली सेम स्पेसी। जैसे ह्यूमन था तो ह्यूमन का पॉपुलेशन को हम लोग बोल दिए, डॉग है तो डॉग का पॉपुलेशन को बोल दिए, यानी सेम स्पेसी। ऑक्यूपाइंग ए डिफाइंड एरिया, जो एक डिफाइंड एरिया में रह रहा है, जैसे दिल्ली में जो रह रहा है तो दिल्ली का पॉपुलेशन बोलेंगे, बिहार में जो रह रहा है बिहार का पॉपुलेशन बोलेंगे। और ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम, यानी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में हम पॉपुलेशन को कैलकुलेट करते हैं, चाहे वो 1 ईयर में हो, 10 ईयर में हो, यानी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं। कम्युनिटी इन मोस्ट इंस्टेंसेस आर नेम्ड आफ्टर द डोमिनेंट प्लांट फ्रॉम फॉर्म ऑफ स्पीसीज। अब पॉपुलेशन के बाद क्या था, कम्युनिटी था, तो कम्युनिटी का नेमिंग जो किया जाता है, जो डोमिनेंट प्लांट होगा या स्पीसीज जो होगा उसके नाम पे इसका कम्युनिटी का नाम दिया जाता है। जैसे कि आप गवर्नमेंट का ही देख लोगे तो गवर्नमेंट का जो लीडर होता है मेनली उसके नाम पे गवर्नमेंट का नाम को बोला जाता है, जिसे अभी नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी उसका लीडर हैं। तो वो कम्युनिटी का नेमिंग भी इसी तरह से जो डोमिनेंट प्लांट या स्पीसीज होगा उसके नाम पे किया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम देखें तो ग्रासलैंड कम्युनिटी में डोमिनेट जो करता है यहाँ पे ग्रास करता है, यानी ज़्यादा यहाँ पे ग्रासेस रहते हैं। ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ट्री नहीं होते हैं, यहाँ पे भी ट्री होते हैं, श्रब्स होते हैं। श्रब्स मीन्स झाड़ियाँ, हर्ब्स मीन्स जैसे तुलसी का पौधा हो गया, ये सब हर्ब्स में आते हैं। तो ये छोटे छोटे जो पौधे होते हैं उसे बोलते हैं हर्ब्स। अलॉन्ग विथ एसोसिएटेड एनिमल, वहाँ पे एनिमल भी पाए जाते हैं, ये सभी पाए जाते हैं, ट्री भी पाए जाते हैं, सर्ब्स भी होते हैं, हर्ब्स भी होते हैं और एनिमल्स भी होते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा डोमिनेटेड जो होता है वहाँ पे ग्रास होता है, इसलिए इसका नाम है ग्रासलैंड कम्युनिटी। अब इकोसिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इकोसिस्टम क्या है, एक फंक्शनल यूनिट है नेचर का, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। इंटरेक्ट मतलब ये नहीं हुआ कि बातचीत करने लगेगा, मच्छर से आप बात करने लग गए, वो नहीं होता है। इंटरेक्ट करना मीन्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होना। जैसे आप पेड़ पे डिपेंडेंट हैं एयर के लिए कि ऑक्सीजन मिलेगा वहाँ से, तो उसी तरह से आप पे पेड़ डिपेंडेंट है कि आपसे कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। एंड ऑल्सो विथ सराउंडिंग फिजिकल एनवायरनमेंट से भी आप डिपेंडेंट हैं। जैसे टेम्परेचर अगर ज़्यादा हुआ तो आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे, या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हुआ तो घर में आप क्या करेंगे, एसी चला लेंगे। तो इससे आप क्या हैं, डिपेंडेंट है। तो इसी को बोलते हैं इकोसिस्टम। अ कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम एंड एनवायरनमेंट, जो अभी हम लोगों ने कंपोनेंट देखा था कि ये बायोटिक कंपोनेंट था और बायोटिक कंपोनेंट था। तो ये बायोटिक कंपोनेंट आर इनऑर्गेनिक एंड नॉन लिविंग पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, उसे बोलते हैं। जो नॉन लिविंग पार्ट्स जो होता है उसे बोलते हैं एबायोटिक कंपोनेंट। इसमें जो होता है केमिकल्स जैसे हो गए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब भी इसमें इन्वॉल्व होता है। अब फिजिकल प्रोसेसेस जैसे हो गया वोल्केनो हो गया, अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया, फॉरेस्ट फायर, क्लाइमेट्स एंड वेदर कंडीशन, ये सब भी इसमें इंक्लूड होते हैं एबायोटिक कंपोनेंट में। एबायोटिक फैक्टर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ वेयर एंड हाउ वेल एन ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट इन इट्स इन्वायरमेंट। यानी एबायोटिक फैक्टर ही डिटरमिन करता है कि किस एरिया में कौन सा एनिमल रहेगा, किस एरिया में क्या वेजिटेशन होगा। वेजिटेशन मीन्स कौन सा पेड़ पौधे वहाँ पे होंगे, उसी पे डिपेंडेंट होता है। क्योंकि अगर मान लो जहाँ पे आप बारिश होगा बहुत ज़्यादा तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे घने जंगल होंगे। जैसे कि आप एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं कि जैसे मैंगो ट्री है, मैंगो ट्री कभी भी टेम्परेट कंट्री में नहीं होता है, जैसे कनाडा, जर्मनी में ये सब में नहीं पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सूटेबल टेम्परेचर और प्रिसिपिटेशन नहीं है। फिर उसी तरह से स्नो लेपर्ड कभी भी आपको केरला में नहीं देखने को मिलेगा। फिर उसी तरह से टूना फिश कभी भी ट्रॉपिकल लैटिट्यूड से बियॉन्ड नहीं जाता है। अब भले ही एबायोटिक फैक्टर में जो है बहुत सारे फैक्टर आते हैं, लेकिन कोई एक सिंगल फैक्टर भी किसी भी ऑर्गेनिज्म को लिमिट कर सकता है। जैसे बहुत ज़्यादा अगर टेम्परेचर हो गया तो वहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म पाए ही नहीं जाएंगे। उसी तरह से मोस्ट इंपॉर्टेंट वन आर टेम्परेचर हो गया, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एबायोटिक कंपोनेंट है उसमें से टेम्परेचर है, वाटर है, लाइट है एंड सॉइल है। तो ये चारों के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये अफेक्ट करता है। तो सबसे पहले हम लोग टेम्परेचर के बारे में देखेंगे। तो टेम्परेचर के बारे में अभी हम लोगों ने जैसे देखा था कि मैंगो ट्री कभी भी टेम्परेट कंट्री जैसे हो गया कनाडा, जर्मनी, यहाँ पे नहीं मिलेगा। स्नो लेपर्ड कभी भी आपको केरला फॉरेस्ट में नहीं मिलेगा। टूना फिश उसी तरह से ट्रॉपिकल लैटिट्यूड के बियॉन्ड नहीं मिलेगा।
जो ऑर्गेनिज्म एक वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है उसे बोलते हैं यूरीथर्मल। यूरी मीन्स होता है वाइड रेंज, थर्मल मीन्स टेम्परेचर। जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को सस्टेन कर सकता है, टॉलरेट कर सकता है, उसे बोलते हैं यूरीथर्मल ऑर्गेनिज्म। और जो नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर को ही तक रिस्ट्रिक्टेड होता है उसे बोलते हैं स्टीनोथर्मल। स्टीनो मीन्स होता ही है नैरो रेंज। अगर देखा जाए तो बहुत कम ही ऑर्गेनिज्म जो होते हैं यूरीथर्मल ओरिजिन के होते हैं, बाकी मोस्टली जो होते हैं वो स्टीनोथर्मल ही होते हैं, जो कि बहुत नैरो रेंज टेम्परेचर तक ही रिस्ट्रिक्टेड, यानी थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाएंगे। अब लेवल ऑफ थर्मल टॉलरेंस जो डिफरेंट स्पीसीज का होता है उसी से डिटरमिन होता है कि उसका ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या होगा, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, कि उस किस एरिया में पाया जाएगा, वो थर्मल टॉलरेंस के ही बेसिस पे डिसाइड किया जाता है। फिर सेकंड एबायोटिक कंपोनेंट है आपका वाटर। आप पढ़े होंगे इवोल्यूशन में कि जो अर्थ ओरिजिनेट हुआ, अर्थ पे जो लाइफ ओरिजिनेट हुआ था वो वाटर में ही सबसे पहले में ओरिजिनेट हुआ था, और ये बिना वाटर का अनसस्टेनेबल है, यानी बिना वाटर के रह भी नहीं सकता है। जैसे इसका अगर एग्जांपल देखें तो डेजर्ट में इतना वाटर की कमी है कि जिसके कारण से कुछ ही स्पीसीज जो होता है वहाँ पे अडॉप्ट कर पाते हैं और अपने आप को थ्राइव कर पाते हैं वहाँ पे, बाकी बहुत सारे स्पीसीज वहाँ पाए ही नहीं जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो अडॉप्ट कर लेते हैं उस कंड्यूसिव वातावरण में। फिर प्रोडक्टिविटी और डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है किसी भी प्लांट का वो डिपेंडेंट होता है, वाटर पे ही डिपेंडेंट होता है। अगर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का बात करें तो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के पास तो वाटर बहुत है, आप सोचेंगे कि वाटर बहुत ज़्यादा है तो उससे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, लेकिन वाटर केवल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है, ये क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है। क्वालिटी मीन्स हो गया केमिकल कंपोजिशन और पीएच वैल्यू क्या है वाटर का। जैसे आप सैलिनिटी के बारे में पढ़े होंगे, सैलिनिटी को हमेशा पार्ट पर थाउजेंड में मेजर किया जाता है, तो जो लेस देन 5 पीपीटी होता है यानी पार्ट पर थाउजेंड होता है उसे बोलते हैं फ्रेश वाटर। तो जो फ्रेश वाटर हो गया तो उसका पीपीटी लेस देन 5 पीपीएम हो गया। जो इनलैंड वाटर हो गया वहाँ पे पीपीटी हो गया, जैसे सी में 30 से 35 पीपीटी के आसपास होता है, और जहाँ पे 100 से ज़्यादा पीपीटी होता है यानी पार्ट पर थाउजेंड उसे बोलते हैं हाइपरसलाइन लगून्स। अब कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं कि वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी को टॉलरेट कर सकते हैं तो उन्हें बोलते हैं यूरीहेलाइन। जो नैरो रेंज तक ही रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं उसे बोलते हैं स्टीनोहेलाइन। अब बहुत सारे फ्रेश वाटर एनिमल जो हैं वो ज़्यादा दिन तक सी वाटर में नहीं रह सकते हैं क्योंकि ऑस्मोटिक प्रॉब्लम के कारण से। अब ऑस्मोटिक प्रॉब्लम क्या होता है उसे हम लोग समझते हैं। आप ऑस्मोसिस पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, तो ऑस्मोसिस क्या होता है कि इसमें लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर वाटर मूव करने लगता है, तो उसी को बोलते हैं ऑस्मोसिस। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि ऑस्मोसिस इज ए प्रोसेस बाय विच मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सॉल्वेंट पास फ्रॉम ए सॉल्यूशन ऑफ लो कंसंट्रेशन टू ए सॉल्यूशन ऑफ हाई कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो उसी तरह से जैसे अभी हम ये एक फिश है जिसका कि सैलिनिटी 20 पीपीटी है, अब ये सी में चला जाता है जहाँ पे 35 पीपीटी सैलिनिटी है, तो क्या होगा कि वाटर जो है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर आने लगेगा, फ्लो होने लगेगा। तो इसके कारण से क्या होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, इसका डिहाइड्रेशन हो जाएगा तो ये सर्वाइव ही नहीं कर सकता है वहाँ पे। तो ये था वाटर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब तीसरा कंपोनेंट जो है एबायोटिक कंपोनेंट है वो है लाइट। जैसे प्लांट जो अपना फूड प्रोड्यूस करती है फोटोसिंथेसिस के हेल्प से करती है। बहुत सारे प्लांट जो होता है डिपेंडेंट होता है डायरेक्टली सनलाइट पे फोटो पीरियोडिक मीट करने के लिए फॉर फ्लावरिंग। जैसे फोटो पीरियोडिक रिक्वायरमेंट क्या होता है फ्लावरिंग के लिए, यानी बहुत सारे प्लांट जो होता है डिपेंडेंट होता है फ्लावरिंग के लिए सनलाइट पे, कि अगर सनलाइट नहीं मिलेगी तो फ्लावरिंग ही नहीं करेगा। तो उसी तरह से बहुत सारे एनिमल भी जो होता है लाइट उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि फॉर्जिंग के लिए हो गया, फॉर्जिंग मीन्स फूड खोजने के लिए जाना, रिप्रोडक्शन के लिए, माइग्रेटरी एक्टिविटी के लिए, यानी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ही एक पर्टिकुलर सीजन में ही ये रिप्रोड्यूस करते हैं यानी मेटिंग करते हैं और माइग्रेट करते हैं और फूड के लिए बाहर निकलते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पे, जिसमें सनलाइट होता है या जिसमें सनलाइट नहीं होता है, वो डिपेंड करता है कौन सी एनिमल स्पीसीज है। तो उसी तरह से लाइट जो है सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप देखेंगे कि जो अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि जो डीप ओशियन में जो स्पीसीज रहते हैं तो वो तो बहुत ही नीचे रहते हैं, यानी 500 मीटर से भी डेप्थ में रहते हैं। तो यहाँ पे तो इन्वायरमेंट लगभग डार्क होता है और लगभग यहाँ पे बहुत ही कम एनिमल स्पीसीज यहाँ पे पाए जाएंगे क्योंकि यहाँ पे सनलाइट डायरेक्ट नहीं मिलता है। तो वो लोग कैसे, उनका सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, तो इसके लिए हम लोग जानेंगे कि जो लाइट है, लाइट एक रेडिएशन हो गया था। रेडिएशन में
जो है उसको बहुत सारे स्पेक्ट्रम में डिवाइड कर दिया गया है। तो स्पेक्ट्रम जो होता है, सारे स्पेक्ट्रम जो होता है, जैसे यूवी कंपोनेंट जो है स्पेक्ट्रम का, वो तो हार्मफुल होता है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का, लेकिन सारे कलर कंपोनेंट जो होता है वो हार्मफुल नहीं होता है। ऑफ द विजुअल स्पेक्ट्रम आर अवेलेबल फॉर मरीन प्लांट्स। ये जो होता है मरीन प्लांट्स के लिए अवेलेबल होता है डिफरेंट डिफरेंट डेप्थ पे। जैसे आप एक क्वेश्चन देख सकते हो कि रेड अलगी, ग्रीन अलगी, ब्राउन अलगी, ये जो होता है सी में रहते हैं, लेकिन सबसे डीपेस्ट में कौन पाया जाएगा? तो सबसे डीपेस्ट में जो पाया जाएगा रेड अलगी पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ब्लू लाइट पहुँचती है, ब्लू लाइट पहुँचती है जिसको कि एब्जॉर्ब करके ये फोटोसिंथेसिस करती है और ये जिंदा रहती है। अब जो ये स्पेक्ट्रम है, इसे आप देख सकते हो कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है उसे डिफरेंट डिफरेंट स्पेक्ट्रम में बांट दिया गया है, जिसमें सबसे पहले होता है गामा रे, जिसका एनर्जी बहुत ही हाई होता है, यानी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होता है। उसके अंदर एक्स रे होता है, उसके अंदर अल्ट्रावायलेट रे होता है, उसके अंदर विजुअल लाइट होता है। और विजुअल लाइट को भी विवर्ग में डिवाइड किया गया है, आप जानते होंगे विवर्ग। फिर उसी तरह से इंफ्रारेड होता है, उसके बाद उसका रेडियो वेव होता है। इस तरह से बहुत सारे स्पेक्ट्रम में बांट दिया गया है। तो यहीं पे विजुअल लाइट का ही जो ब्लू लाइट होता है वो डेप्थ तक पहुंचता है, जिसके कारण से मरीन ऑर्गेनिज्म यानी रेड अलगी जिंदा रहती है, उतना डेप्थ में रहने के बावजूद भी। अब चौथा कंपोनेंट जो है बायोटिक कंपोनेंट है वो है सॉइल। तो ये नेचर और प्रॉपर्टी जो होता है सॉइल का, वो डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट होता है, वेरी करता है। और ये जो सॉइल होता है ये डिपेंडेंट होता है क्लाइमेट पे डिपेंडेंट होता है, वेदरिंग प्रोसेस पे डिपेंडेंट होता है। वेदरिंग मीन्स हो गया कि ब्रेक डाउन ऑफ ए रॉक, दैट इज कॉल्ड वेदरिंग। अब वेदर सॉइल वो ट्रांसपोर्टेड है या सेडिमेंट्री है, और वो सॉइल किस तरह से डेवलप हुआ है, ये सब करेक्टरिस्टिक पे डिपेंड करता है। और भी बहुत सारे करेक्टरिस्टिक डिफाइन करता है सॉइल को, जैसे कि सॉइल कंपोजिशन हो गया, ग्रेन साइज हो गया, एग्रीगेशन हो गया, ये सब डिटरमिन करता है। पर्कोलेशन और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है सॉइल का, उसे डिटरमिन करता है। ये करेक्टरिस्टिक, और इसके साथ साथ कुछ और पैरामीटर जैसे हो गया पीएच वैल्यू हो गया, मिनरल कंपोजिशन हो गया, टोपोग्राफी हो गया, वो डिटरमिन करता है टू ए लार्ज एक्सटेंट ऑफ द वेजिटेशन इन एन एरिया। यानी यही सॉइल पे क्या है, वेजिटेशन डिटरमिन होता है इसी सॉइल के बेसिस पे। अब बायोटिक कंपोनेंट के बारे में हम लोग जानेंगे। तो बायोटिक कंपोनेंट में हो गया लिविंग ऑर्गेनिज्म कंप्राइजिंग, जैसे प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, माइक्रोब्स हो गया। इसे क्लासीफाई किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शनल एट्रीब्यूट, यानी वो क्या फंक्शन परफॉर्म करता है उसके बेसिस पे इसे क्लासीफाई किया गया है। प्रोड्यूसर और कंज्यूमर में इसे क्लासीफाई किया गया है। तो इस तरह से आज भर इतना ही, और फिर आगे लेक्चर आएगा। और इस तरह से सपोर्ट करते रहिए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी डाउट हो तो नीचे आप कमेंट में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। और आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस पर जा कर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।